हेलो फ्रेंड, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र केमिस्ट्री। आज हम बात कर रहे हैं रासायनिक बलगतकी का लास्ट टॉपिक, जो आरबीएससी बोर्ड की बुक से है। उसका लास्ट टॉपिक अपना आता है सक्रियण ऊर्जा तथा संक्रमण अवस्था। सक्रियण ऊर्जा कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी और संक्रमण अवस्था कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। अब यहां से दोनों को हम डिफाइन करेंगे, कैसी स्थिति सक्रियण ऊर्जा की होती है और क्या संक्रमण अवस्था की होती है। दोनों पार्ट अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा का नाम ही स्पष्ट है, सक्रिय करने की ऊर्जा। हम ये जानते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु क्रिया करते हैं और उत्पाद की प्राप्ति होती है, लेकिन अभिकारक अणुओं के मध्य परस्पर टक्कर होती है और टक्करों के द्वारा उनमें कुछ टक्कर प्रभावी होती है, कुछ टक्कर अप्रभावी होती है। प्रभावी टक्कर ऐसी होती है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो जाती है, वो आसानी से उत्पाद बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी टक्कर होती हैं जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है, अप्रभावी टक्कर कहलाती है तथा उत्पाद बनाने की संभावना उनकी नहीं होती। तो यहां से हम कहते हैं कि किसी अभिकारक अणु के लिए या किसी अभिकारक अणु को सक्रिय करने के लिए या सक्रिय करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो बाहर से दी जाती है या आवश्यक होती है, और जो क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा। तो यहां से हम कह सकते हैं किसी अभिकारक अणु के लिए दी गई वह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा जो उन्हें अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। दोबारा से सुने, किसी अभिकारक अणु को दी गई वह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा जो उन्हें अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, जिसे EA से डिनोट करते हैं। क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां से हम कह सकते हैं किसी अणु के लिए या किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कम होता है, किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। तो जिस अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कम होता है, उस अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग इनवर्स सक्रियण ऊर्जा, मतलब किसी अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। सक्रिय ऊर्जा अगर कम होगी किसी अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया वेग ज्यादा होगा। किसी की सक्रिय ऊर्जा अधिक होती है तो उसका अभिक्रिया वेग कम होगा। मैंने ये बताया था उत्प्रेरक के प्रभाव में, माना कि एक अभिक्रिया अपन ये ले रहे हैं, यहां से अभिकारक है, यहां से क्या है? उत्पाद। इसके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कितना है? EA ये है। दूसरा अपन ग्राफ ले रहे हैं, यहां से अपन बना रहे हैं R, यहां से P। इसके लिए सक्रिय ऊर्जा कितनी है? ये वाली। अब हम दोनों की स्थिति देखें, इसमें एनर्जी का मान कम है, इसमें एनर्जी का मान क्या है? ज्यादा है। मतलब अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसमें अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है। अब इनमें से देखो सक्रिय ऊर्जा कौन सी ज्यादा है? ये ज्यादा है। तो यहां कम मात्रा में अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे, तो अभिक्रिया वेग क्या होगा? कम होगा। लेकिन यहां सक्रिय ऊर्जा का मान कम है, तो अधिक अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे और अभिक्रिया वेग का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अपना डिफाइन हो सकता है सक्रियण ऊर्जा। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? संक्रमण अवस्था के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? संक्रमण अवस्था। देखो
संकरण अवस्था क्या होती है, एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं उदाहरण, जैसे H2 प्लस I2 ये क्रिया करते हैं, तो यहां से हम कहें देखो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक अणुओं के कुछ पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पुराने बंध क्या होते हैं, टूटते हैं और नए बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब यहां पर देख रहे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, आयोडीन आयोडीन के मध्य क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये अगर ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो इनके मध्य जो उपस्थित बंध है वो क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं। देखो डॉटेड द्वारा अपन इंडिकेट किया है, आयोडीन के मध्य उपस्थित जो बंध है वो भी डॉटेड द्वारा इंडिकेट है, मतलब इन दोनों के जो मध्य उपस्थित बंध है वो क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं। लेकिन H और I के मध्य उपस्थित जो बंध है वो पहले तो नहीं है, अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। मतलब कुछ बंध तो टूट रहे हैं और कुछ नए बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ या किसी रासायनिक अभिक्रिया के मध्य में एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिसमें कुछ बंध टूटते हैं, कुछ नए बंधों का निर्माण होता है। तो यह जो अवस्था है जिसकी ऊर्जा अभिकारक और उत्पाद दोनों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, और जो अस्थायी होती है, जो कैसी होती है, अस्थायी होती है, और यह क्या कहलाती है, संक्रमण अवस्था। तो हम कह सकते हैं, डिफाइन क्या करेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के मध्य में प्राप्त होने वाली वह अवस्था जिसकी ऊर्जा अभिकारक और उत्पाद दोनों से अधिक होती है तथा जो अस्थायी होती है, संक्रमण अवस्था कहलाती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में मध्य में प्राप्त वह अवस्था जिसकी ऊर्जा अभिकारक और उत्पाद दोनों से अधिक होती है तथा अस्थायित्व उनसे कम होता है, या अस्थायी होती है। अस्थायी होती तो मतलब क्या होगा, यह अवस्था या तो उत्पाद में परिवर्तित होगी या किस में कन्वर्ट होगी, अभिकारक में। तो इसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी, और जो क्या कहलाती है, संक्रमण अवस्था। ठीक है, अब आगे हम बात करें, इसको अपन ग्राफ के रूप में व्यक्त करें, कैसे आएगा। इधर तो क्या आ जाए, ऊर्जा, इधर क्या आ जाए, अभिक्रिया। ग्राफ बना रहे हैं हम यहां पे, इधर क्या है, अभिकारक। अभिकारक कौन कौन से हैं, H2 प्लस I2, उत्पाद क्या है, 2HI। अब यहां से हम कह रहे हैं, यहां से यहां तक कि कोई ना कोई एनर्जी की आवश्यकता होगी जो क्या कहलाएगी, सक्रियण अवस्था, और यहां फिर एक अवस्था प्राप्त होगी, और वह अवस्था कौन सी है, वह अवस्था कौन सी है, यहां पे संक्रमण अवस्था। अवस्था कौन सी है, संक्रमण अवस्था। अब देखो ये अभिकारक है, ये सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करके संक्रमण अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यह जो संक्रमण अवस्था है अस्थायी होती है, जो बाद में उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। अब इन तीनों की तुलना करें, एनर्जी किसकी ज्यादा है, संक्रमण अवस्था की। और हम ये जानते हैं जिस अणु की ऊर्जा अधिक होती है उसका अस्थायित्व उतना ही कम होता है, या जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी उसका अस्थायित्व उतना ही अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के मध्य में प्राप्त होने वाली वह अवस्था जिसकी ऊर्जा अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की तुलना में अधिक होती है तथा वह अस्थायी होती है, संक्रमण अवस्था कहलाती है, संक्रमण अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो ये अपना क्लियर है, संक्रमण अवस्था को कैसे डिफाइन करें। आगे हम बात करेंगे सक्रिय ऊर्जा में जो होने वाला परिवर्तन है उसके आधार पर अभिक्रिया कौन कौन सी होती हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं दो प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, एक तो होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। माना अगर कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, माना कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सक्रियण ऊर्जा के आधार पर
उन्हें दो प्रकारों में बांटा जाता है, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। अब हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, माना कि ए बी प्लस सी, ये मिलकर क्या बनाएगा ए प्लस बी सी। यहां से भी माना कि ए सी प्लस बी, ये मिलकर क्या बना रहा है, माना कि ए बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए अपन कैसी स्थिति आएगी, ए बी प्लस सी, ये क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा बी सी, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा ए प्लस बी सी। यहां पे ये क्या है अभिकारक है, और ये क्या है उत्पाद, और ये क्या है संक्रमण अवस्था। क्या है संक्रमण अवस्था। अब इसके लिए अपन बात करेंगे, इसके लिए हम क्या करें ग्राफ बनाएं। ग्राफ अगर बनाते हैं तो एक तरफ तो क्या है ऊर्जा है और एक तरफ क्या है अभिक्रिया है। अब यहां से हम बना रहे हैं ये क्या है ए बी प्लस सी और ये क्या है ए प्लस बी सी, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, और ये क्या बन रहा है संक्रमण अवस्था। इसके लिए एनर्जी लें अपन कि यहां से हम कह रहे हैं यदि कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। अगर आगे की तरफ अभिक्रिया जाती है तो अग्र अभिक्रिया कहते हैं, और पीछे की साइड अभिक्रिया जाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं पश्च अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया अगर दोनों दिशाओं में होती है तो अग्र अभिक्रिया के लिए संक्रमण अवस्था क्या, संक्रमण ऊर्जा क्या लेंगे E(A1)। अगर अभिक्रिया बैक साइड से होती है तो इसके लिए संक्रमण ऊर्जा क्या आएगी E(A2)। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर अभिकारक से हम उत्पाद बना रहे हैं तो संक्रमण ऊर्जा किसकी आवश्यकता होगी, अगर उत्पाद से वापस अभिकारक बनेंगे तो इस ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहां से हम कहते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के डेल्टा ई बराबर क्या होता है E(A1) माइनस E(A2)। तो यहां से E(A1) बराबर क्या है अभिकारक अणुओं की सक्रियण ऊर्जा माइनस उत्पाद के अणुओं की सक्रियण ऊर्जा। अब यहां से हम कह रहे हैं चूंकि E(A1) इज लेस देन क्या है E(A2) है, तब डेल्टा ई बराबर क्या मिलेगा, देखो इस ग्राफ से इसका मान कम है इसका मान ज्यादा है, तो अपना सूत्र क्या है E(A1) माइनस E(A2)। तो ये ज्यादा है ये कम है तो माइनस में मान आएगा प्लस में मान आएगा माइनस में आएगा, और माइनस में अगर आएगा तो डेल्टा ई अगर माइनस नेगेटिव होता है तो अभिक्रिया कौन सी है ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा का निष्कासन होता है, ऊर्जा निकलती है, इस वजह से ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो यदि हमें यह आता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा को प्रदर्शित कीजिए, तो इस प्रकार से हमें ये प्रदर्शित करना है, या ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहाँ पे बनाना है, किसके लिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए। कोई दिक्कत, आराम से अपन शो कर सकते हैं। शायद ये टॉपिक या ये जो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी है वो एनसीईआरटी बुक में तो है, लेकिन आरबीएससी की जो बुक है उसमें नहीं है, लेकिन अपन फिर भी देखना है इसको। आगे हम बात करेंगे किसके लिए ऊष्माशोषी। अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है तो देखें ग्राफ कैसे आएगा, इधर क्या है ऊर्जा, इधर क्या है अभिक्रिया, तो ग्राफ कैसे आएगा देखो, यहां से क्या ले रहे हैं अपन AC प्लस बी, और यहां से क्या मिलेगा AB प्लस सी। इसके लिए सक्रियण ऊर्जा क्या मिलेगी E(A1), ये क्या मिलेगा CB। ठीक है, अब इसको अपन क्या कहते हैं सक्रियण अवस्था। इसके लिए सक्रियण ऊर्जा देखें, ये आएगी E(A2), यहां पे क्या आएगी E(A1). तो यहां से अपन क्या करेंगे डेल्टा ई बराबर क्या होता है E(A1) माइनस E(A2),
अब यहां से अपना ग्राफ से क्या है, EA1 इज ग्रेटर देन EA2 है, तब डेल्टा E बराबर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और डेल्टा E अगर पॉजिटिव होता है तो अभिक्रिया कौन सी होती है, ऊष्मा शोषी। एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया अगर आती है तो उसके लिए ग्राफ अपन इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो यहां से हमने ये टॉपिक पढ़ा है कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, और मध्य में कौन सी अवस्था है जो डॉटेड लाइन द्वारा इंडिकेट होती है, जिसकी एनर्जी अधिक होती है, अस्थायी होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। तो हमने इस टॉपिक में बात की है सक्रियण ऊर्जा और संक्रमण अवस्था के बारे में। तो यहाँ एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट है जिनके बारे में अपन आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ लगभग जो चैप्टर है अपना फिनिश होता है। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं वो केवल न्यूमेरिकल्स या अपन कह सकते हैं पीछे जो क्वेश्चन है उनसे संबंधित हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।